अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं हो क्या रहा है। मैं हूं फैसल अब्बासी, मेरे साथ मौजूद हैं आरिफ निज़ामी साहब। बहुत शुक्रिया निज़ामी साहब आपका। इसके साथ ही साथ आज प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया है चेयरमैन NDMA लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद अफजल साहब ने। जनरल साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर आपकी तरफ आते हैं। निज़ामी साहब पहले आपकी तरफ आते हैं। बहुत से इवेंट्स हैं जो आज हो रहे हैं, उससे मुतालिक भी बात करेंगे, लेकिन अब तक जो NDMA और जब से ये पाकिस्तान में 26 फरवरी से ये सिलसिला शुरू हुआ उस वक्त से लेके अब तक निज़ामी साहब आपको NDMA का किरदार कितना तसल्ली बख्श नज़र आता है? देखें, मेरा ख्याल है NDMA जनरल साहब की सरबराही में बड़ा अच्छा काम कर रही है और ये अदारा पहले भी हर यानी नेचुरल डिज़ास्टर्स के मौके पे भी यही या वबा अपना फ़राइज़ अंजाम देता रहा आज। लेकिन देखें, ये जवाबदेही से बालातर नहीं है। आज सुप्रीम कोर्ट में NDMA ने जमा करा दी अपनी रिपोर्ट और सारी मामलात सामने रखती है। तो बहरहाल ये अब जनरल साहब हमारे साथ ही हैं जो NDMA के सरबराह हैं, उनसे पूछते हैं। जनरल साहब सबसे पहले बताइए कि ये असद उमर साहब कहते हैं कि 30,000 टेस्ट काफ़ी हैं, तो क्या ये आपकी थ्रेशोल्ड है 30,000 टेस्ट रोज़ के? नहीं, ये इस वक्त जो टेस्ट हो रहे हैं मैं उनसे तो बिल्कुल मुतमिन नहीं हूँ। मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ जो टेस्ट करने की सलाहियत है इस वक्त तकरीबन 83 के करीब लेबॉर्ट्रीज़ जो हैं मुल्क के मुख्तलिफ़ हिस्सों में काम कर रही हैं, जिनकी एक शिफ्ट की कैपेसिटी तकरीबन 25,000 के करीब है। और एक शिफ्ट जब कहा जाता है तो इसका मतलब ये है कि तकरीबन 5 घंटे में एक शिफ्ट मुकम्मल हो जाती है, और अगर इसको थोड़ा बहुत आगे पीछे किया जाए तो इस टाइम को कम किया जा सकता है। और अगर दिन में 2 से 3 शिफ्टें की जाएँ तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान को इस वक्त 50 से 60,000 टेस्ट जो है वो कम से कम करने चाहिए ताकि हम अच्छे तरीके से बीमारी के फैलाव को देख सकें। हाँ, ये तो दुरुस्त है, लेकिन वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी जो है असद उमर साहब, वो कहते हैं कि 30,000 टेस्ट हो रहे हैं रोज़ के और ये इत्मीनान बख्श है। देखिए, 30,000 टेस्ट जो हैं अगर आप करेंगे तो दैट इज़ द मिनिमम थ्रेश होल्ड विच वी शुड हैव। और हमारी इस वक्त जो एक शिफ्ट की कैपेसिटी है वो 30,000 को टच कर रही है। तो मेरे अपने ख्याल में 30,000 टेस्ट जो हैं वो मिनिमम इत्मीनान बख्श होने चाहिए। हमारी कैपेसिटी जो है इससे कहीं ज़्यादा है और हमें कहीं ज़्यादा टेस्ट करने चाहिए। और मैं सूबों से ये उम्मीद करता हूँ कि वो अपने टेस्ट जो हैं उनको ऑर्गेनाइज तरीके से, बेहतर तरीके से और प्लान तरीके से आगे बढ़ाएंगे। जी निज़ामी साहब। जनरल साहब, ये 25 अरब का आज आपने सुप्रीम कोर्ट का आगे बताया NDMA ने कि उसमें से भी पूरे खर्च नहीं हुए, तो चीफ जस्टिस साहब ने कोई हिसाब लगा के कहा कि 500 अरब मिल चुके हैं। और अगर देखा जाए तो वो इस तरह फ़ी मरीज़ को लाखों करोड़पति बन जाते हैं सब। तो ये जो सारा फंड है, ये कोई सही परसेप्शन है कि ये सही तरीके से स्पेंड नहीं हो रहा, या ऑडिट नहीं हो रहा, या लीक हो रहा है, या कोई ये तो फंड एंटिसिपेटरी भी है ना कि अगर ये वबा बढ़ेगी तो आपको ज़्यादा फंड की ज़रूरत होगी। निज़ामी साहब, मैं चूँकि ये सब्जेक्टिस्ट है कोर्ट में तो मैं इस पर ज़्यादा बात नहीं करूँगा। मैं सिर्फ आपको इतना बताऊँगा कि NDMA को सिर्फ अभी तक 25 अरब मिले हैं और NDMA ने उसमें तकरीबन 6 अरब के लगभग जो हैं उनको किया है खर्च। और उसमें से भी NDMA ने अभी तकरीबन 4 अरब के करीब जो है वो पैसे पेमेंट की है। मैं आपको ये भी बता दूं कि यहाँ पे NDMA में जितनी ख़रीदारी हो रही है वो सारे के सारा हम जो है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की डायरेक्शन के ऊपर, NCOC की डायरेक्शन के ऊपर करने के बाद इन चीज़ों को मंगवाते हैं। और ये जो ज़्यादातर चीज़ें मंगवाई गई वो बाहर से कुछ मंगवाई गई, कुछ यहाँ पाकिस्तान में ख़रीदी गई, और ये तमाम की तमाम जो है इसमें मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ का कॉन्सेंट शामिल था। जी जी। अच्छा जनरल साहब, ये जो बाहर से इमदाद आई कुछ उसकी डिटेल्स क्या हैं, बिलखुसूस चाइना से? मैं आपको इतना बता दूं कि चाइना से जो इमदाद आई है उसमें N95, KN95 और दूसरी किस्म के मास्क शामिल थे। उसमें अभी तक
जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को इमदाद मिली है उसमें पाकिस्तान आर्मी को मैं शामिल नहीं कर रहा। वो 20 वेंटिलेटर थे जिसमें 10 पोर्टेबल वेंटिलेटर थे और 10 ICU वेंटिलेटर्स जो हैं वो NDMA को गवर्नमेंट ऑफ चाइना की तरफ से अभी तक मिले हैं। इसी तरह एक इमदाद का पोर्शन जो है वो गिलगित बल्तिस्तान की गवर्नमेंट को मिला था और सिंकियांग गवर्नमेंट की तरफ से भी हमारे लिए एक पैकेज आया था जिसमें बाकी चीज़ों के अलावा कोई 25,000 के करीब जो है वो ये सूट भी शामिल थे। मैं यहाँ पे ये भी आपको बता दूं कि ये तमाम तफसील जो है NDMA की वेबसाइट के ऊपर मौजूद है। जो सामान आ चुका है, जो मुख्तलिफ जगहों से कमिटमेंट है, वो सारी की सारी तफसील NDMA की वेबसाइट के ऊपर मौजूद है। जी निज़ामी साहब। जी हाँ, मैंने देखा आप बड़ी ट्रांसपेरेंसी के साथ चल रहे हैं और मैं इसको हम सब अप्रिशिएट करते हैं। लेकिन ये मेरा सवाल था कि जो हमारे पास वेंटिलेटर्स हैं और जो इस बीमारी के बढ़ने का ख़दशा है, इस वबा का, मोज़ी का, उसके हवाले से वेंटिलेटर्स काफ़ी है या हमें मज़ीद जो है मंगवाने की ज़रूरत है? मैं आपको इतना, निज़ामी साहब, मैं कोई नंबर तो नहीं कोट करूंगा, लेकिन मैं आपको इतना बता दूं कि जो बीमारी की वजह से मेन अफेक्ट इक्विपमेंट और चीज़ों के ऊपर आता है उसमें सबसे पहले वेंटिलेटर्स होते हैं और जो हमारा एस्टिमेट है 30 जून का, हम अल्लाह के फजलो करम से उससे 500-600 वेंटिलेटर ऊपर ही होंगे इंशाल्लाह 30 जून को। जी एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो यहीं से गुफ्तगू कर सकते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं चेयरमैन NDMA लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद अफजल साहब। जनरल साहब, ब्रेक से पहले भी हम बात कर रहे थे, निज़ामी साहब। अच्छा जनरल साहब, भी मैं एक और तरफ से लेकर चलता हूँ आपको कि ये आज सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया कि मार्केट सैटरडे संडे को भी खुली रहेंगी। ये तो चले, और उन्होंने सिंध गवर्नमेंट ने अप्लाई भी कर दिया। दूसरी तरफ शेख रशीद साहब ने वज़ीर-ए-आज़म को मना लिया कि शायद 30 ट्रेनें जो हैं वो चलनी शुरू हो जाएंगी। तो लॉकडाउन जो है वो अब SOPs में ज़्यादा ज़रूरत है। लॉकडाउन तो अब तकरीबन मेरी परसेप्शन के मुताबिक ज़ाती ना होने के बराबर रह गया। एक तो इसके बारे में बताइए। दूसरा, इसके साथ साथ एक ये बड़ा परसेप्शन रहा है कि लॉकडाउन प्राइम मिनिस्टर जो है वो कहते हैं मैं नज़रियाती तौर पर इसके हक़ में नहीं हूँ। फिर जो सिंध और बाकी वफाक के दरमियान इस मामले में जो थोड़ी सी कॉन्फ्रंटेशन चलती रही है, या लगता है हमें चलती रही है, लेकिन आपके लेवल पे क्या आपकी सारे सूबों से कोऑर्डिनेशन ठीक है और एक ही ढप पे सब चल रहे हैं? हम लोग जब पहला ट्रांश हमने भेजा था तो हमें ये महसूस हुआ था कि उसकी जो चीज़ें हैं वो डॉक्टर्स तक पूरी तरह पहुंच नहीं रही हैं। मैं आपको ये भी बताऊं कि उस वक़्त के बाद से हम लोगों ने ये फ़ैसला किया था कि फ़ौज की मकामी कोरों के ज़रिए जो है ये सामान मुख्तलिफ़ अस्पतालों में पहुँचाया जाए। और इस वक्त भी तकरीबन 413 अस्पतालों को जो सामान जा रहा है वो फ़ौज की मुख्तलिफ़ कोरों के ज़रिए जाता है और हम प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स को इसमें बताते हैं। एक दो इश्यूज जो हैं वो बीच में रेज हुए थे, स्पेशली टेस्टिंग किट्स के हवाले से सिंध गवर्नमेंट्स के कुछ कंप्लेंट थे। तो सिंध गवर्नमेंट को हम जो है जो टेस्टिंग किट्स उस वक्त किसी तरफ से डोनेशन आई थी उसमें से 20,000 के करीब किटें उनके पास छोड़ी गई थी, जिसके बारे में उनकी कुछ रिजर्वेशंस थी, वो किट्स विड्रॉ कर ली गई थी और वो किट्स जो हैं वो पिंडी और इस्लामाबाद में और पंजाब के और KP के मुख्तलिफ इलाकों में इस्तेमाल की गई और उनके रिजल्ट जो हैं वो वैलिडेट हो गए थे। जी निज़ामी साहब, SOPs के हवाले से मेरा सवाल था कि लॉकडाउन के अब तकरीबन खुल गया है काफ़ी हद तक, अब SOPs से ज़्यादा एम्फेसिस है, तो क्या SOPs को इफ़ेक्टिव बनाने के लिए कोई स्ट्रेटजी है आपके पास? देखिए, बेसिकली जो SOPs हैं, जो स्टैंडिंग ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स हैं, जो गाइडलाइंस हैं और जो एडवाइजरीज़ हैं वो तमाम सूबों के साथ शेयर की गई हैं, बशमूल आज़ाद कश्मीर और
नॉर्दर्न एरिया जिसमें गिलगित बल्तिस्तान है और हमारा इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी है। मैं आपको ये बता दूं कि ये प्राइमरीली उन SOPs को लागू करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स के साथ रहती है और हम पूरी तरह उनके साथ कोऑर्डिनेशन में हैं ताकि वो SOPs को पूरी तरह लागू किया जा सके। जी जी, अच्छा जनरल साहब, ये आपसे ये भी जानना चाहेंगे, अभी निज़ामी साहब भी बात कर रहे थे सिंध हुकूमत की, वफाकी हुकूमत की, एक बहस छिड़ी 18वीं तरमीम की इस कोरोना की वबा के दौरान भी, फिर उसमें NDMA का रोल भी आया, आइनी इख्तियार भी आया। बतौर चेयरमैन NDMA का आइनी मैंडेट क्या है और इस सारी वबाई कैफियत में आपका किरदार क्या है आइन के एतबार से? मैं आपको बताऊं कि 18वीं तरमीम के बाद जो है आपको पता होगा कि डिज़ास्टर मैनेजमेंट का महकमा भी हेल्थ के साथ साथ सूबों को डिवॉल्व कर दिया गया हुआ है। NDMA का काम फेडरल लेवल के ऊपर जो फेडरल गवर्नमेंट काम करना चाहे उसमें हम हाथ बटाते हैं। मेनली NDMA का काम जो है वो कोऑर्डिनेशन का है और उसी को हम सर अंजाम दे रहे हैं। उसके साथ साथ जो फेडरल गवर्नमेंट ने फैसला किया था कि वो सूबों को पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, टेस्टिंग किट्स और वेंटिलेटर्स प्रोवाइड करेंगे, वो हमारे थ्रू हो रहा है। जी ठीक, जनरल साहब, ये जो आपने अपनी आइनी पोजीशन है उसको क्लियर भी किया, निज़ामी साहब भी यही पूछना चाह रहे थे, लेकिन जो आपके इदारे का रोल है वो तो हम देख रहे हैं कि बिल्कुल एक फ्रंट लाइन पे है और ख़ासा ज़्यादा इस सारी वबाई कैफियत में आप कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। तो फिर भी ये जो बाकी दीगर किस्म की बयानात सामने आ जाते हैं और अगर कोई SOP तय होता है उस पर भी एक तरह का हम देखते हैं कि मुख्तलिफ आरा सामने आती हैं। तो जो NCC की मीटिंग है, ये जो NCOC है, उसमें जो मामलात तय होते हैं उस पर मिनिमम अमल हो रहा होता है, बाकी का म्यूज़िक आप समझते हैं जो बज रहा है वो मामूल का हिस्सा है? जी, मैं समझता हूँ कि NCOC के अंदर बड़ी डिस्कशन होती है। पहले छोटे लेवल पे कमेटी पे बात होती है जो सूबों के साथ, और NCOC में जो मजाज लोग हैं उनकी होती है। फिर NCOC में हम लोग तकरीबन रोज़ 2 से 3 घंटे बैठते हैं और मुख्तलिफ जो चीज़ें हैं उनके ऊपर बातचीत होती है। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि डिसीजन मेकर जो है वो NDMA नहीं है। जो एक बॉडी बनाई गई है NCOC की जिसको हेड करते हैं प्लानिंग मिनिस्टर जनाब असद उमर साहब, वो फैसले तमाम लोगों की मशावरत से करते हैं, जिसमें सूबों के चीफ सेक्रेटरीज और कभी कभी चीफ मिनिस्टर्स भी जो हैं उन फैसलों के अंदर आते हैं और उनको तय करने के बाद ही मुख्तलिफ SOPs और मुख्तलिफ चीज़ों के ऊपर ऐलानात या मुख्तलिफ इलाकों को खोला जाता है। जी निज़ामी साहब। जी ये जो एक आपने जो अखराजात की तफसील है, इस पे कुछ सुप्रीम कोर्ट ने अदम इत्मीनान का इज़हार किया है। इस संबंध में आप कोई उनको तफसीली जवाब दे रहे हैं या दे चुके हैं ऑडिट के हवाले से? जी, हम तफसीली जवाब जो है दे चुके हुए हैं। मैं चूँकि ये अभी सुप्रीम कोर्ट में है तो मेरा अपना ख्याल है कि मुझे आज इस पे बात नहीं करनी चाहिए। कल इंशाल्लाह दोबारा हेयरिंग होगी तो कोर्ट को हम मुतमईन करेंगे हर तरह से। मैं आपको ये भी बता देना चाहता हूँ कि NDMA ने डायरेक्टर जनरल ऑफ पाकिस्तान को पहले ही लेटर लिखा हुआ है कि जी आप हमारा जून के वक्त से ऑडिट कर लीजिए उन ख़रीदारियों का। और मैं आपको ये भी बता दूं कि NDMA ने को जो अभी तक 25 बिलियन मिले हैं उसमें से मैं पहले भी बता चुका हूं तकरीबन लगभग 6 बिलियन खर्च हुए हैं। और ये तमाम खर्चे जो हैं वो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की तरफ से जो हमें गाइडलाइंस आती हैं कि ये चीज़ें ख़रीदी जाएँ वही चीज़ें ख़रीदी जाती हैं। और मैं आखिरी बात जो मैं कहना चाहूँगा कि ये तमाम चीज़ें जो हैं इनकी तफसील जो है वो हमारी वेबसाइट पे मौजूद है और मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह सुप्रीम कोर्ट जो है वो मुतमईन होगी हमारे तमाम इक़दामात से। जी निज़ामी साहब। अच्छा जनरल साहब, एक चीज़ रह गई आपसे पूछना, वो था ये एक और देखे ना, जब वो क्या कहते हैं जब कोई मुसीबतें आती हैं तो एक अकेली नहीं आती हैं। अब इस मुल्क में बड़ा ही गैर मामूली किस्म का टिड्डी दल का हमला हुआ और ये पाकिस्तान में नहीं, ये मुख्तलिफ इलाकों में हो रहा है ये। और ये जो बिलावल भुट्टो साहब उन्होंने ख़ुसूसी तौर पे कंप्लेंट किया है
कि इस मामले में कुछ नहीं कर रही वफाकी हुकूमत। लेकिन मेरी इतला के मुताबिक एनडीएमए और जो फ़ौज की जो हेलीकॉप्टर या जहाज़ हैं उसके ज़रिए स्प्रेइंग की जा रही है। इस में और क्या इक़दाम किए जा रहे हैं? जी मैं आपको इतना बता दूं कि इस वक्त पंजाब के तकरीबन 16 ज़िलों के अंदर, बलूचिस्तान के कोई 14 ज़िलों के अंदर और 6 ज़िलों के अंदर केपी में, और बड़ी हैरानगी की बात है कि सिंध के अंदर अभी तक सिर्फ 2 ज़िलों में जो है टिड्डी दल का हमला हुआ है। और मैं आपको ये भी बता दूं कि ये टिड्डी दल वो है जो पिछले साल मुकम्मल तौर पे वापस पाकिस्तान से नहीं जा सकी थी और रह गई थी और यहीं पे अंडे दिए थे, उससे ये टिड्डी दल बनी है। और कुछ हमारे कुछ इलाके हैं स्पेशली सदरन पंजाब में मुल्तान, डीजी खान डिवीज़न और ये ओकाड़ा तक और फैसलाबाद का डिवीज़न जो है पार्शली उस तक आई हुई है। मैं आपको जो चीज़ें बताना चाहता हूँ कि एनडीएमए चाइना से 3 लाख लीटर मैलाथियन जो कि इसके ख़िलाफ़ मदाफ़त के लिए दवा इस्तेमाल होती है, इसके अलावा 50,000 लैम्डा एक और दवा इस्तेमाल होती है, वो लेके सूबों को तकसीम कर चुका है। इसके अलावा 50 स्प्रे किट जो हैं वो चाइना से मंगवाई गई और तकसीम की गई। 100 किट्स का जो है वो तकरीबन जुलाई के महीने में पहुंचेगी। वो उसका ऑर्डर किया गया है लंदन में एक कंपनी को जो कि इसकी स्पेशल स्प्रेयर्स बनाती है। यहाँ पे 2-3 लोकल कंपनीज़ हैं जिन्होंने इम्प्रोवाइज़ किए हैं स्प्रेइंग किट, उनको ऑर्डर दे दिया गया है, एक को 200 का, एक को 20 का, और जो जिसको 200 का दिया गया उसको 15 किट्स पहले बनाने के लिए कहे गए हैं। और अगर वो किट्स अच्छे होंगे तो फिर 200 किट्स जो हैं उनसे भी ख़रीदे जाएंगे। फ़ौज के पास 5 हेलीकॉप्टर थे, वो उनसे लेके उनके ऊपर अमेरिका से मंगवा के स्प्रेइंग किट जो है लगाई गई हैं। एक जहाज़ जो है वो टर्की से मंगवाया गया है, उसको डिसअसेंबल करके C-130 में डाल के जल्दी जल्दी वहाँ से मंगाया गया है। वो जहाज़ असम्बल हो गया और कल से जाके वो फ्लीट को ज्वाइन कर लेगा। डीपीपी जो डिपार्टमेंट ऑफ प्लांट प्रोटेक्शन है, उनका एक जहाज़ जो है वो पहले से मौजूद है। ये तमाम जहाज़ जो हैं वो सूबों की डिस्पोजल पे हैं। जहाज़ की एम्प्लॉयमेंट का मैं आपको थोड़ा सा ये बता देता हूँ कि जहाज़ को जब तक अर्ली वार्निंग नहीं दी जाती किसी स्वाम के बारे में, जहाज़ जो है वो गैर यकीनी तौर पे किसी एक इलाके में जाके नहीं डिप्लॉय हो सकता। तो इसलिए हम ये उम्मीद रखेंगे कि सूबों में जहाँ जहाँ प्रॉब्लम है या वो एनडीएमए को इन्फॉर्म करें या नेशनल लोकस कंट्रोल सेंटर GHQ में बना है उसको बताएं, तो इनको इमीडिएटली जहाज़ जो हैं वो स्प्रे के लिए प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। जी। अच्छा, आप ये जो टिड्डी दल कंट्रोल सेंटर की आप बात कर रहे हैं, वैसे जनरल साहब आपके कुछ है इल्म में सूबों के पास या महकमा ज़राअत के पास अपने कितने वसाइल हैं, अपने कितने जहाज़ थे कि वो इस कैफियत से निमट सकें, इसका खात्मा हो सके, या मुकम्मल सपोर्ट जो है वो एनडीएमए से हो रही है? इनफैक्ट मैं आपको बताऊं कि 1992 के बाद से चूँकि टिड्डी दल पाकिस्तान में हमलावर नहीं हुई, तो सूबों ने और वफाक में भी जो हमारा एविएशन विंग था डीपीपी का, वो डिसफंक्शनल हो गया और कोई बहुत खातर खाद इक़दामात वहाँ पे नहीं हुए। जो एविएशन स्क्वाड्रन था डीपीपी का वो तकरीबन ख़त्म हो चुका है सिवाय 3 जहाज़ों के, और उनमें से भी इस वक्त एक जहाज़ चलने के काबिल है। तो उसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए एनडीएमए जो है उसके एक्ट को इस्तेमाल करते हुए एमरजेंसी लागू करके हमें बीच में बुलाया गया है ताकि हालात को जो है वो किसी हद तक काबू में लाया जा सके। जी निज़ामी साहब। अच्छा जनरल साहब, आखिरी सवाल है आपसे कि ये कोरोना वायरस की जो तादाद है, ये कहते हैं कि पाकिस्तान में बड़ी कम रही है, अमवात भी कम हुई हैं, उसकी कई वजूहत भी बयान की जाती हैं। बाज़ जो हैं वो कहते हैं कि जी ये जुलाई तक 2 लाख तक पहुंच जाएंगे इसके जो मुतासरीन हैं, और अमवात भी बढ़ जाएंगी, ख़ास तौर पे ये जब से ये लॉकडाउन को नरम किया गया। तो आप लोगों की जो माहिरीन की क्या अंदाज़े और राय है इस बारे में? देखिए, मैं इसके ऊपर बहुत ज़्यादा स्टडीज़ चलती रही हैं, बहुत ज़्यादा काम होता रहा है।
लेकिन मैं आपको ये बात बता दूं कि ये बीमारी अगर किसी के ऊपर हमलावर होती है तो तकरीबन 10 से 14 दिन का टाइम होता है जिसमें होती है। मैं आपको एक बात ये बताना चाहता हूं कि तकरीबन 4 हफ्ते हो गए हैं लॉकडाउन की कैफियत को ज़रा कम किया गया और काफ़ी सारी चीज़ें खोली गई। आज उसके असरात जो है वो ज़ाहिर होने चाहिए थे, लेकिन अगर हम डाटा को देखते हैं, चीज़ों को देखते हैं तो लॉकडाउन नरम करने से बहुत ज़्यादा बीमारी की बढ़ावे का अंदेशा नज़र नहीं आया। और मुझे उम्मीद है कि जो हमारी इस वक्त प्रोजेक्शंस नए सिरे से की जाती हैं वो जो एक्चुअल हो रहा है उसके काफ़ी क्लोज़ हैं, और मुझे उम्मीद है कि जून 30 तक जो हमने प्रोजेक्शन की हुई हैं चीज़ें उसी तरह चलेंगी और अल्लाह के फजल करम से हम इसके मुताबिक अपनी चीज़ों को तैयार कर सकेंगे। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद अफजल साहब, चेयरमैन एनडीएमए हमारे साथ मौजूद थे। बड़ी नवाजिश आपकी, और बड़ा मुफस्सल, बड़ा डिटेल उन्होंने बताया एनडीएमए के किरदार था। लेकिन एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे, ये जो लॉकडाउन में मजीद नरमी हुई है, कारोबार अब फाल होना शुरू हो गए हैं, इससे मुतालिक बात करेंगे। हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। ब्रेक से पहले चेयरमैन एनडीएमए हमारे साथ मौजूद थे। वो बड़ा ब्रीफली उन्होंने बताया कि इस वक्त तक क्या काम हुआ है, जब से ये कोरोना की वबा आई है उस वक्त से लेके अब तक एनडीएमए ने क्या काम किया है। बाकी कुछ बात उन्होंने दीगर जो कोऑर्डिनेशन है उससे मुतालिक भी की है, जो सूबों के साथ और विफाक के साथ है। निज़ामी साहब, अदालत में, सुप्रीम कोर्ट में कोरोना अस्कुत नोटिस केस से मुतालिक आज समाअत हुई, बहुत से मामलात हुए जो कुछ वहाँ डिस्कस हुए, बड़े इंटरेस्टिंग किस्म के रिमार्क्स और ऑब्जर्वेशन भी आज अदालत के सामने आई हैं। लेकिन एक अहम हुक्म जारी हुआ जिसके तहत हफ्ते और इतवार को भी बंद कारोबार जो खोलने का हुक्म दिया गया। इससे पहले जो सूबों का फैसला था उसको कलअदम करार दिया गया और जिसकी कंप्लाइंस भी कर ली सूबों ने। और ये भी आज उन्होंने कहा, ऑनरेबल जो जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट के, कि ऐसा नहीं कि कोरोना हफ्ते और इतवार को नहीं आता, और ऐसा नहीं कि हफ्ते और इतवार को सूरज जो है वो मगरिब से निकलता है। तो बज़ाहिर बुनियादी सवाल यही है, SOPs पे अमल दरामद, अवाम के सिविक एजुकेशन और दूसरा सूबों की ज़िम्मेदारी, आप कितने % आपको लगता है चांसेस हैं कि अवाम SOPs पे अमल दरामद करेंगे? देखिए, एक बात तो ये है कि ये हमारे यहाँ ये है सिलसिला के हर अदारा या हर शख्स जो है वो हुकूमत की मगू की पॉलिसी की बिना पर राय देता है, लेकिन बाकी ममालिक में जो साइंसदान हैं, जो डॉक्टर हैं, उनकी राय हतमी समझी जाती है। ये टेक्निकल से मामला ना कि लॉकडाउन कब खोलना है, किस तरह खोलना है। यहाँ खुद ही एक टर्म निकाल ली जाती है, स्मार्ट लॉकडाउन, सॉफ्ट लॉकडाउन, पार्शियल लॉकडाउन, पता नहीं कैसे कैसे किस अक़साम की लॉकडाउन है। तो इसीलिए सुप्रीम कोर्ट को भी ये कहना पड़ा कि भाई ये खोल दें आप। तो मतलब उन्होंने भी कहा कि ठीक है, वो सुबह मोटर नोटिस दिया। लेकिन असल बात जो है वो अभी जनरल साहब ने, जो एनडीएमए के सरबराह हैं, उन्होंने कही है कि उनके मुताबिक ये लॉकडाउन नरम होते हुए तकरीबन 1 महीना हो गया, और आज के दिन से यानी जो कोरोना वायरस की वारदातें हैं, यानी कि बढ़ते हुए अमराज, मरीज़ और अमवात, वो ऐसा नहीं हो रहा। और उनका ख्याल है, टू कीप वन फिंगर्स क्रॉस्ड, कि ये उस तरीके से पाकिस्तान को हिट नहीं कर रहा जी। तो फिर दूसरी बात वही आ जाती है जो SOPs की आपने की, कि SOPs जो है दरअसल ये मगरिब के अंदर SOPs जो हैं वो तो ऐसे हैं जो कि बहुत ही फुल प्रूफ किस्म के तकरीबन, तो वहाँ तो फॉलो हो जाते हैं। वहाँ मसलन न्यूयॉर्क के अंदर यहूदी, एक जो बहुत ही बुनियाद पसंद यहूदी हैं, वो कोई शादी कर रहे थे, तो मेयर जो है न्यूयॉर्क के वहाँ पहुँच के और उन्होंने उनको कहा कि आप क्या ये, उसने कहा आप जाएं घर। तो वो उस पर बड़ा उन पर इल्ज़ाम लगा कि वो बहुत ज़्यादा यहूदियों के ख़िलाफ़ हैं, यानी एंटी सेमिटिज़म है जी। लेकिन मेरा पॉइंट ये है कि वहाँ तो मेयर को जाने की ज़रूरत पड़ी, लेकिन पाकिस्तान में जो हम मुख्तलिफ टेलीविज़न पे देख रहे हैं, अल्लाह खैर करे
हम अच्छा निज़ामी साहब, लोग जो हैं वो तो कोई कसर नहीं छोड़ रहे। अब लोगों पे आते हैं। SOPs की खिलाफ वर्जी करने की आप धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं उसकी। अच्छा निज़ामी साहब, ये लोगों पे आते हैं, SOPs पे आते हैं। आज के अखबारों में आपने देखा होगा जो सुर्खी थी वो यही थी कि ट्रांसपोर्टर्स ने हुकूमती SOPs मानने से इनकार कर दिया। कुछ ये भी है, हुकूमत ये भी ट्रांसपोर्टर्स से कह रही है कि आप किराया भी कम करें, कुछ SOPs भी हैं। एक बंदा जो ट्रांसपोर्ट कंपनी ऑन करता है या कोई बसेस चलाता है या कोई भी कारोबार ऑन करता है, उसके बस में कितना होता है कि उसके जो क्लाइंट्स हैं या उसकी जो सवारियां हैं उनको वो एक तरह से हाँक के लाए, उनको मास्क भी पहनाए, उसको सैनिटाइज भी करे। ये तो सिविक एजुकेशन का क्राइसिस है हमारे यहाँ, तो इस पे तो गफलत तो होगी। ये तो जी देखें ये आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन ये बड़े गैर मामूली टाइम्स हैं। आप मुझे बताएं, ये बेहतर है कि ट्रांसपोर्ट बिल्कुल बंद रहे, इनका कारोबार बंद रहे, या इनके खर्चे बढ़ जाएं, लेकिन इनके खर्चे कम भी तो हुए ना। पेट्रोल तकरीबन मुफ्त हो गया पहले के मुकाबले में उनके लिए, मुफ्त तो मैं नहीं कह रहा लेकिन बहुत कम हो गया, डीजल भी कम हो गया। तो आप आम शहरी की जान ख़तरे में नहीं डाल सकते इनकी मुनाफाखोरी की खातर। प्रॉब्लम यह है कि हमारे यहाँ जो रिट ऑफ द स्टेट है वो कमज़ोर पड़ चुकी हुई है। जो प्रेशर ग्रुप होता है मर्जी पहुँच जाता है। अब आज वज़ीर मोहतरम शेख रशीद साहब गए हैं, उन्होंने खान साहब से ज़िद करके 30 ट्रेनें खुलवा ली हैं और कहते हैं मैं बात करूँगा वो वज़ीर आला सिंध से भी। भैया आप पहले बात करके हैं, अब वो उनको सियासी फ़ायदा लेना है अपना, रेलवे खुलवा दी उन्होंने। अब आया रेलवे में SOPs होंगी, किस तरह होंगी, ये मेरे नज़दीक तो बहुत ही मुश्किल काम है। और ये SOPs बनाना और उन पर अमल कराना ये ख़र्च भी मांगता है, अकल भी मांगता है, और दोनों चीज़ों का फुकदान है हमारे यहाँ। निज़ामी साहब, शेख साहब ने तो कुछ दिन पहले 24 करोड़ टिकटें बेच दी थी। हालांकि 24 करोड़ तो पाकिस्तान की आबादी नहीं है, रेलवे की टिकटें 24 करोड़ उन्होंने बेच दी थी। बाद में खैर उन्होंने तस्दीक की कि 24 करोड़ रुपए की टिकटें बिकी हैं। अब वो ये कह रहे थे अगर ये पैसे वरना वापस देने पड़ने थे। ये जी, शेख रशीद साहब जो हैं ये ख़ास मखसूस ज़हनियत की गवाजी करते हैं, जिस तरह आपने भी बात की। फिर अब उन्होंने नई नई डेट्स भी देते रहते हैं और मुख्तलिफ़ किस्म की गैर साइंसी उनकी थ्योरियाँ होती हैं जो चलती रहती हैं। अब ये रेलवे के मामले में तो उन्होंने कह दिया, लेकिन आप देखें ना कि इनकी जो है जो रिकॉर्ड है कोई इतना अच्छा नहीं है। कई हादसे हुए और मैं बड़ा हैरान हुआ अगले रोज़ कि उन्होंने कहा कि जो लोग हादसात के ज़िम्मेदार हैं उनको एक और चांस मैं देता हूँ, आइंदा मैं नहीं छोड़ूंगा। आप मुझे बताइए कि जवाबदेही का ये हाल है। प्राइम मिनिस्टर साहब की कई वीडियोज़ जिनमें वो कह रहे हैं कि माजी में हादसे होते थे जब उनकी हुकूमत ही थी कि वज़ीर रेलवे को वो कई मिसालें दे के कहते थे रिज़ाइन कर देना चाहिए। जी, ये तो अपना बड़ी ढिठाई के साथ अच्छा अपने ओहदे पर कायम है और रोज़ नया बयान देते हैं। आप डेटों की बात कर रहे हैं निज़ामी साहब, जो डेट्स शेख रशीद साहब देते हैं, आज बड़ी इंटरेस्टिंग उन्होंने एक और बात की। अब पता नहीं ये मैसेज था, ये किसके लिए मैसेज था, ये किसको कहना चाह रहे थे। वो कह रहे थे, ये लास्ट जो उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी 16 तारीख को, उन्होंने फरमाया कि मीर ज़फ़रुल्लाह जमाली अगर एक सीट के साथ हुकूमत कर सकता है तो यहाँ कुछ भी हो सकता है। अब कंपैरिजन करें तो इनके पास भी सीट तो एक ही है अवामी मुस्लिम लीग की, जो ये खुद हैं। अब ये कहना क्या चाह रहे हैं कि मतलब ही कैन बी द प्राइम मिनिस्टर? वो मैं बता देता हूँ क्या कहना चाह रहे हैं। बिल्ली को ख्वाब में छिछड़े नजर आते हैं, सुना हुआ आपने मुहावरा? जी जी सुना हुआ है। हाँ, लेकिन उनकी और भी देखे ना जो दुर्फंतनियाँ। अभी पिछले हफ्ते के दौरान वो ये कई दफ़ा फरमाया उन्होंने कि टार्जन की वापसी हो रही है, टार्जन आएगा ईद के बाद, ये कर जाएगा, वो कर देगा, ये सब वाफ हो जाएंगे। अब उसने कहा अपोजिशन में कोई दम नहीं है और 31 जुलाई से पहले झाड़ू फिर जाएगा। अब ये उन्होंने नई डेट दी है, यानी जो पहले डेट दी थी उसको अब उन्होंने आगे कर दिया। अब वो अखबार नवीस भी उनसे इस तरह के चुटकुले मांगते हैं और वो उनको ऑब्लाइज करते रहते हैं। एक सवाल जो हमने उस दिन भी नून लीग के जो रिप्रेजेंटेटिव थे उनसे उठाया था, ये शहजाद अकबर साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो या हुकूमती जो इनके साथ दूसरे वजीर बात कर रहे होते हैं, वो बड़े
स्पेसिफाई किस्म के टारगेटेड उन पे इल्ज़ाम लगा रहे होते हैं। और शहबाज शरीफ साहब की जानिब से बिल्कुल एक यूनिफॉर्म किस्म का उसका रिएक्शन आता है, जो पहले भी आता रहा है, मैं ज़िम्मेदार नहीं, ये बच्चे या ये झूठ या गठजोड़ XYZ जो भी है। अब नून लीग के हलकों में क्योंकि शहबाज शरीफ साहब के साथ आपकी कुर्बत भी रही है, क्या चल क्या रहा है, शहबाज शरीफ साहब क्या सोच रहे हैं इस मामले को लेके, फिर साथ वो अपोजिशन लीडर भी हैं? नहीं, कुर्बत रही नहीं, मैं अब भी बड़ा करीब हूँ, लेकिन जान अल्लाह मियाँ को देनी है, गलत बात मैं नहीं कर सकता। बात यह है कि मेरे जो ज़राए हैं वो कहते हैं कि इन्होंने जो थे ना, ये इनके थ्रू ये पैसे आते जाते रहे हैं और इन सबके अकाउंट्स में जमा होते रहे हैं मनी लॉन्ड्रिंग के ज़रिए। एक मनी लॉन्ड्रिंग का तार से दूसरा ये है कि ये नादरा से इन्होंने इस चीज़ का भी पता लगाया कि जिनके ज़रिए जिनके नाम लिए उनके पासपोर्ट भी थे या नहीं थे, और जिन बास के नहीं थे उनके मुताबिक। तो ये जो है बड़ी सीरियस किस्म की एलिगेशंस हैं और इल्ज़ामात हैं। अब ये देखना ये है कि आया दोबारा शहबाज शरीफ को सरकारी मेहमान बनाया जाता है या उनको पेशियाँ भुगताई जाती हैं। दोनों सूरतों में उनके लिए जो है ना, वो जिसको कहते हैं ना, हिज गूस इज कुक्ड इस मामले में। और अनलेस के कोई उनके पास इररिफ्यूटेबल एविडेंस हो, क्योंकि नैब का कानून जो है तो गैर मुनसफाना एक लिहाज से, और हम हमेशा कहते रहिए कि यू आर प्रूवन गिल्टी अनलेस यू प्रूव कि यू आर नॉट, यानी कि पहले आप मुजरिम होते हैं, मुल्ज़िम बाद में बनते हैं। जी। तो ये अच्छा शहबाज शरीफ साहब के लिए बहुत ही टफ टाइम है। और आप देख रहे होंगे कि शहबाज शरीफ साहब ने बिल्कुल मुंह पे टेप लगाई हुई है। फ़र्क यह है कि वो घर में बैठे हैं, मरियम भी घर में बैठी हुई हैं, लेकिन दोनों बिल्कुल बोल नहीं रहे। अच्छा नहीं निज़ामी साहब, अच्छा टेप एक तो उन्होंने क्यों लगाई है, दूसरा वो जो एक थ्योरी चल रही थी कि शहबाज शरीफ साहब तो अपनी शेरवानी भी सिलवा के आए थे और वो तो बड़ी उम्मीद के साथ पाकिस्तान लौटे थे, तो अब तो दूसरी अगर ये बातें सब हो रही हैं, शहबाज शरीफ साहब को तो लेने के देने पड़ गए हैं। और दूसरा टेप क्यों लगा रखी है शहबाज शरीफ साहब ने, ये क्या ये जो प्रेशर है शहजाद अकबर साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस है इसी वजह से टेप लगा ली है? हाँ जी, मेरा ख्याल है कि ये कुछ जो दरूने खाना चीज़ें चल रही हैं। देखें ना, ये जो शहबाज शरीफ साहब को बुलाने वाले हैं, इनके कई प्रोग्राम चल रहे होते हैं। कभी आपने देखा कभी कंप्यूटर पर जो ये होता है प्रोग्राम जो चलते हैं, 2-3 प्रोग्राम इकट्ठे आपने खोल होते हैं, एक पीछे एक मल्टीटास्किंग कहते हैं। तो यहाँ भी ये होता है कि प्लेन नहीं, मल्टीटास्किंग नहीं, कि इसको कुछ और कहते हैं। मतलब ये है कि बैकग्राउंड में कोई प्रोग्राम चल रहे हैं, कभी आपने बटन दबाया कंप्यूटर में वो खोल लिया, कभी वो खोल लिया। तो मतलब है कि प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी, पता नहीं क्या इस मुल्क में होने वाला है। लेकिन कुछ अगर वो शहबाज शरीफ, मेरा नहीं ख्याल के इतने भोले बादशाह हैं कि वो आएंगे और उनको अचकन पहना के और वजारत उस्मा दे दी जाएगी। उन्होंने ख़ुद भी इसकी तरदीद किया, लेकिन यकीनन कोई ना कोई उनको सबज़ बाग दिखाया और कोई एश्योरेंसेस दी गई जिसकी बुनियाद पे वापस आए। अदरवाइज़ तो आप देखें कि 4 महीने वहाँ जो मक्खियाँ मारते रहे, उसकी कोई ज़रूरत नहीं थी लंदन जाने की, वो पहले आ सकते थे। जी कोरोना वायरस तो चले एक ऐसी वबा जो एक कंट्रोल से बाहर है, लेकिन बड़े बड़े सियासी क्राइसिस भी आए हैं और शहबाज शरीफ बड़े आराम से बैठे रहे बाहर। जी ठीक है, शायद निज़ामी साहब इसीलिए मैं कह रहा था कि लेने के देने उनको कहीं ना पड़ गए हों। अच्छा, एक और ख़बर है, वफाकी वज़ीर इत्तलात हैं शिबली फराज साहब, उन्होंने तरदीद की है ये जो अफवाहें चल रही थी सिंध में गवर्नर राज से मुतालिक या फिर गवर्नर की तब्दीली से मुतालिक, और उन्होंने ये भी कहा कि कुछ शरपसंद अनासर इन हालात में हुकूमत की तवज्जो हटाना चाह रहे हैं। इन अफवाहों का मकसद क्या होता है निज़ामी साहब? क्या हुकूमत की तवज्जो हटाना ही होता है या कोई ख़बर देना होता है, कोई इंडिकेशन है? ये देखना, शिबली फराज, आज भी मैं उनका मीटिंग में था, जूम पे हमारी CPNA की मीटिंग थी। वो बड़े ठहरे हुए और सही बात करते हैं, जो उन्होंने बात कही है वो ठीक की है। लेकिन सवाल जो है इसमें यह है कि ये इस किस्म की अफवाहें इसलिए उठती हैं कि बाज़ वज़ीर जो हैं बड़ी गैर ज़िम्मेदाराना गुफ्तगू करते हैं और बाज़ चाहते भी हैं कि वहाँ गवर्नर रूल लग जाए। लेकिन गवर्नर रूल लगाना इतना आसान नहीं मेरे भाई। गवर्नर रूल जो है आइन के तहत, यही जो 18वीं तरमीम जिसको कहा जाता है,
एक बहुत मुश्किल काम है। वो पहले की तरह नहीं है कि गवर्नर रूल लगा दिया जिस तरह के PPP के दौर में लगाया गया था और सलमान तासीर गवर्नर लग गए थे। यहाँ गवर्नर थे ही लेकिन वो सब कुछ हो गए थे। यहाँ पे ज़रा अब शायद ये पार्लियामेंट से इसकी आशीर्वाद लेनी पड़ती है कुछ इस किस्म के। मैं इस वक्त मेरे सामने नहीं है लेकिन ये ज़रा मुजरक सा मामला है। तो अब देखें ना, आप गवर्नर राज का जो अफवाह क्यों ना उड़े, अगर वज़ीर ख़ारजा जो हैं ये फरमाएँ कि हम सिंध आ रहे हैं, आप खबरदार रहे हम सिंध आ रहे हैं जी। अब इसका क्या मतलब है? कोई ये भी ले सकता है कि गवर्नर राज आ देंगे, या ये अच्छा ये जो निज़ामी साहब आप जो बात कर रहे हैं वहाँ अगली आप एक मिनट बात सुने मेरी, कि अगली हुकूमत हमारी होगी तो अभी तो इलेक्शन में 3 साल पड़े भाई, तो किस मकसद के लिए आप ये कह रहे हैं? फिर वो अब इमरान इस्माइल ख़ुद और ये जो पीपल्स पार्टी से तल्लक रखते हैं वज़ीर, वो अजीब अजीब बातें करते हैं। मसलन ये कहना कि जी ये तो देखे ना इनका तो कराची के मामले में बोने का हक हासिल ही नहीं है, फिर इसी तरह फिर पंजाब में इनका नहीं हक हासिल। ये तो अजीब किस्म की लॉजिक है। अच्छा, ये जो शाह महमूद कुरैशी साहब के बयान का आप जिक्र कर रहे हैं और जिसके बाद इस बहस ने जन्म लिया कि हम सिंध में भी अपना लोहा मनवाएंगे, अब बाज़ लोगों को ये कहना है और इवन जो कुरैशी साहब के करीबी लोग हैं जो साथी हैं उनके, वो भी यही इंप्रेशन दे रहे हैं कि बड़े अरसे से कुरैशी साहब उस लाइमलाइट में नहीं थे, उनकी रेलेवेंस शायद उस तरह नहीं थी, तो ये बयान दे के उन्होंने अपनी रेलेवेंस को शो किया अब दोबारा से सियासत के साथ। भाई उनको तो बयान ये देना चाहिए कि हम पंजाब में आ रहे हैं, क्योंकि आपको इल्म नहीं है कि शाह महमूद कुरैशी साहब बहुत ही सरगर्म उम्मीदवार थे, बल्कि वो समझते थे कि उनकी जेब में वजारत उलिया जो है पंजाब की, लेकिन वो हार गए इलेक्शन सूबे का, जिसका उनको बहुत कलक है। और वो इसका उन्होंने इल्ज़ाम जहांगीर तरीन को दिया कि जी उन्होंने 10 करोड़ रुपए खर्च करके मुझे हरवा दिया, हालांकि ऐसी कोई बात नहीं है। तो कुरैशी साहब का तो असल जो ख्वाब था वो पंजाब का वज़ीर आला बनने का था। अब वो अगर शर्मिंदा ताबीर नहीं हो सका तो अब वो कराची तक जस्ट मार रहे हैं। ठीक है, उनके को 2-4 मुरीद सिंध में है, लेकिन इससे ज़्यादा कुछ नहीं। लेकिन निज़ामी साहब एक और भी आप देखें ना, ये पिछले 6-7 महीने जो -1 की बहस चलती रही, शहबाज शरीफ साहब भी बातें करते रहे, बिलावल साहब भी करते रहे, सिंगल टाइम भी शाह महमूद कुरैशी साहब ने आके सफाई तो नहीं दी कि भाई मैं उम्मीदवार नहीं हूँ और मैं इस चीज़ का हामी नहीं हूँ। और वो 6-7 महीने से बिल्कुल जो सियासत थी, जो पार्टी की सियासत थी, उससे उनकी कोई ताल्लुक़ ही नहीं बन रहा था। और अब उनको एक मौका मिल गया और उन्होंने ये बात कर दी और पीपल्स पार्टी को उन्होंने निशाना बना लिया। वैसे पीपल्स पार्टी ने तो उनके बयान को एक तरह से वेलकम भी किया कि आ जाएं सिंध में, आप लोहा मनवा लें, सियासी जमातें आप भी। नहीं, लेकिन जो आपने -1 वाली बात की, ये बिल्कुल हकीकत है कि शहबाज शरीफ साहब जो थे, ये एक और प्रोग्राम था जो चल रहा था। शहबाज शरीफ साहब को यकीन दिलाया गया, ये उनके लंदन जाने से पहले की बात है, कि -1 फार्मूला जो है वो कबूल है, अगर आप कबूल कर लें शाह महमूद कुरैशी को। और शहबाज शरीफ साहब तैयार हो गए थे इस पर कि शाह महमूद कुरैशी वज़ीर आज़म हो और उसके नीचे एक वसीउल बुनियाद हुकूमत जो है कौमी हो तो बना ली जाए, और बल्कि वो ना भी बनाई जाए, खान साहब से छुटकारा हो जाए। लेकिन वाकई शाह महमूद कुरैशी साहब ने उसकी तरदीद नहीं की जो उनको करनी चाहिए थी, क्योंकि मुझे तो शहबाज शरीफ साहब ने ख़ुद बताया था। तो मैं समझता हूँ कि इसलिए नहीं की कि शाह महमूद कुरैशी जो हैं वो माइंड नहीं करेंगे अगर वो -1 में आ जाएं। एम्बिशियस आदमी देखें जी, वो पंजाब में वज़ीर ख़ज़ाना थे मियाँ नवाज शरीफ के। तो एक दिन मेरे दफ्तर आया ना, मजीद निज़ामी मरहूम भी बैठे होते, कहने लगा मैं छोड़ चला हूँ महफिल को, मैं छोड़ रहा हूँ PMLN, क्योंकि जब मेरे वालिद साहब बीमार थे तो मियाँ नवाज शरीफ पूछने नहीं आए। ये तो कोई बात नहीं बनती कि आप पार्टी छोड़ दें। फिर उन्होंने पार्टी छोड़ी, फिर वो पीपल्स पार्टी की तरफ मुराजत कर गए। और जब उनको वजारत ख़ारजा की बजाय उन्होंने वापड़ा दिया तो वो पीपल्स पार्टी को भी खैराबाद कह गए। फिर उन्होंने अपनी पार्टी। ठीक है निज़ामी साहब ये जो तारीख के और आँख हैं, किसी और प्रोग्राम में इनको कुरे देंगे। आज प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। बहुत शुक्रिया, आप आज के प्रोग्राम से इतने। फैसल अब्बासी को इजाज़त दीजिए।